नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। आज हमारे साथ बिहार के दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद और किसान नेता हुकुमदेव नारायण सिंह जी हैं। आज उनसे हम चर्चा करेंगे बिहार की बदली हुई राजनीति पर। बिहार का जो नया राजनीतिक सिनेरियो पैदा हुआ है, जिसमें नीतीश कुमार फिर से एनडीए गठबंधन का हिस्सा हुए हैं, भाजपा के साथ आ गए और उसके बाद एक नया बिहार में राजनीतिक समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। उस पर विस्तार से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे देखते हैं सर, नीतीश कुमार वापस फिर एनडीए का हिस्सा हो गए हैं और इसको, ये बदलाव जो है फिर से जिस तरीके से वो पहले भाजपा में थे, फिर राजद में गए, एक लगातार वो बदलते रहते हैं खेमा, तो इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं इस बार? ये तो 16-17 बरस से खेल हो रहा है और बिहार के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं। अब बिहार के लोग को और देश के लोगों को ये खेल पसंद है, खिलाड़ी पसंद है और खेल का कप्तान पसंद है, तो हुकुमदेव नारायण यादव क्या बोले? कप्तान वही है, खेल भी बदलता है, खिलाड़ी भी बदलता है, लेकिन कप्तान वही रहता है ना? तो धन्य है वो खेलने वाले, धन्य है वो खिलाने वाले, धन्य है वो कप्तान जो दोनों पक्ष की कप्तानी करते हैं और दोनों पक्ष उनकी कप्तानी पर विश्वास करता है। तो जरूर उस कप्तान में कोई विशेष गुण होगा ना। और विशेष गुण क्या है वो तो जो उनकी कप्तानी में खेलने वाले हैं वो बता सकते हैं। मैं तो उस कप्तानी में न इधर रहा न उधर रहा, हम तो उस खेल से बाहर है, दर्शक है। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा, वर्तमान के लिए नहीं, लेकिन ये 2005 से और अब तक जो बिहार में ये खेल चल रहा है, ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है। अगर बिहार में एक कोई पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली सरकार बनती, चाहे कांग्रेस का हो कि आरजेडी का हो कि बीजेपी का हो, किसी का, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ किसी एक पार्टी की ही सरकार पब्लिक बना देती ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज बिहार जहां है उससे आगे होता। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार 5 से ही चलती रहती तो भाजपा के भी नेतृत्व बदलते, जैसे 3 राज्यों में बदले हैं, भाजपा के भी नेतृत्व बदलते। लेकिन नीति की बात है साहब, नीति और नियत। तो क्या कारण है कि भाजपा जो है वो छोटे भाई से बड़ा भाई नहीं बन पा रही? लगातार भाजपा जो है वो गठबंधन में तो आ जाती है, गठबंधन में सरकार भी बनाती, लेकिन बार बार अपनी भूमिका को छोटे भाई के तौर पर सीमित रखती है। ऐसा क्यों? ये तो भाजपा वाले बताएंगे। जो भाजपा के रणनीतिकार बिहार में थे, जिसको हम लोग अपनी भाषा में पटवारी कहते हैं, तो जो बिहार में भाजपा के पटवारी लोग थे, अच्छा होगा कि उनसे पूछिए कि भाई आप ही तो इतने दिन से सब नेता थे, आप क्यों नहीं बिहार में बहुमत ला पाए? किस कारण वो बतावें। लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं आया, या भाजपा की गलती रही या भाजपा के प्रदेश नेतृत्व की रणनीति के कारण नहीं हुआ। बिहार का ये दुर्भाग्य रहा। नहीं तो आप क्या मानते हैं कि बिहार का दुर्भाग्य ये सौभाग्य में बदलेगा? भाजपा आने वाले समय में फ्रंट सीट पर बैठेगी, ड्राइवर सीट पर बैठेगी, और ये जो गठबंधन फिर से हुआ है एनडीए गठबंधन में, एनडीए में फिर नीतीश कुमार शामिल हुए हैं, तो इसका फ़ायदा भाजपा को होगा। लोकसभा चुनाव में भाजपा ज़्यादा सीटें जीतेगी और जो आगामी विधानसभा चुनाव है वो, ये जो करवट है इस बार की, जो ये पलटी है, इस पलटी में बीजेपी को फ्रंट सीट मिलेगी, ड्राइवर सीट मिलेगी। देखिए, किसी खेल का कहीं ना कहीं अंत होता है ना। हो सकता है यही अंत, यहीं पर उस खेला जो चला है 17 साल से, 5 से, बस ये उस खेल का अंतिम अध्याय हो। इसके आगे खेल बदलेगा, बदल सकता है। कैसे बदलेगा? नहीं बदलेगा। भाजपा भी अपने बता रहे हैं, परिवर्तन की दिशा की ओर है। भाजपा भी वहाँ केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ये किया जा रहा है कि भाजपा का कैसे रूपांतरण करें,
नरेंद्र मोदी की थ्योरी है ना, रूपांतरण, परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम जो भाजपा ने शुरू किया है, हो सकता है उसका लाभ मिले। दूसरी बात कि जो 30 वर्ष पहले की घटना है, 15 साल 20 साल पहले की घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं को आज का नया पीढ़ी भूल चुका है। अब लालू के राज में क्या कैसा था, जंगल था, मंगल था, कुछ लोगों के लिए जंगल था तो कुछ लोगों के लिए मंगल था। अब जंगल में जिनको मंगल था वो न बताएंगे कि भाई जंगल में उनको मंगल क्यों दिखाई पड़ रहा था, और जिन लोगों को उस मंगल वाले में भी जंगल दिखाई पड़ रहा था वो बतावे। ये बहुत बातें हम अनावश्यक बातों पर चर्चा करके अपने श्रम, शक्ति और प्रतिभा का दुरुपयोग करते हैं, जिससे बचना चाहिए। अब नए समय में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नए समय में जो नए ढंग से भारत का निर्माण हो रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में बिहार के भी सभी दल को सोचना चाहिए। तीसरी बात, लालू के बाद अब आरजेडी का नेतृत्व है तेजस्वी के हाथ में, है ना। मेन वही है ना, भाजपा और आरजेडी दो है, बाकी तो बीच में बाराती वाले हैं। तो जो प्रतिद्वंदी सामने में है, अब भाजपा का प्रतिद्वंदी वो है और उसका प्रतिद्वंदी भाजपा है। तो भाजपा को, दोनों को ये देखना पड़ेगा कि नेतृत्व जो है, प्रतिद्वंदिता उसमें नेतृत्व की कीमत होती है, नेतृत्व की कीमत। महाभारत में कृष्ण है ना, कृष्ण युवा है, लेकिन उनके साथ 5 पांडव भी युवा है। अब पांडव का सेनापति धृष्टद्युम्न भी युवा है, कौरव की तरफ से दुर्योधन नेतृत्व कर रहा है, वो युवा है, लेकिन उसका सब सेनापति बुढ़वा है। भीष्म पितामह बूढ़े हैं। तो आप लालू प्रसाद को बूढ़ा बता रहे हैं? नहीं, किसी का नाम मत जोड़िए। ये द्रोणाचार्य बूढ़े हैं, कृपाचार्य बूढ़े हैं, कौरव पांडव का सेनापति है धृष्टद्युम्न युवा, और कौरव का सेनापति है भीष्म पितामह 150 वर्ष का उम्र वाला आदमी, बूढ़ा। मैं किसी व्यक्ति को नहीं इशारा कर रहा हूँ, दल को कहता हूँ, दल। तो जो दल का स्वरूप बनेगा, वह स्वरूप कौरव के सेना वाला स्वरूप बनेगा या पांडव के सेना वाला स्वरूप बनेगा। अगर नायक युवा है तो उसका मार्गदर्शक सारथी भी युवा है। तो ये बिहार के अंदर भी राजनीतिक दलों को इस पर सोचना चाहिए। हम लालू जी कहाँ इस बीच में आते हैं? लालू जी क्या हैं? लालू जी दया के पात्र हैं, बीमार हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, बेटी अपनी जिंदगी लेके इनको दिया है, कोर्ट से बीमारी के नाम पर छूट के आए हैं। साहब देखिए ना, परिवारवाद का चक्कर। इस अवस्था में भी उनके बच्चे उनको घसीट रहे हैं, जबकि वो दया के पात्र हैं। आराम करें। मेरे रिश्तेदार हैं, बहुत ब्लड रिलेशन है, मुझे सहानुभूति है। अब उन्होंने जो किया सो जाने। अदालत में केस है, ईडी में केस है, सीबीआई जाने, जांच करने वाला न जाने। मैं कैसे कहूँ कि वो दोषी है, वो चोर है? ईडी जांच करे, सीबीआई जांच करे, अदालत में जाए, अदालत ने लालू को सजा दे दिया, सजा भोग रहे हैं। लेकिन मैं जो बात कहा हूँ मनोज जी, उस बात को समझे लोग।
कि लालू जिस समय थे तो एक पक्ष कह रहा था जंगल राज है, और लालू के समर्थक कह रहे थे कि मेरे लिए ये मंगल राज है। तो आखिर जो मंगल राज समझने वाले थे उस जंगल राज में भी अपने मंगल राज की बात देख रहे थे, वो आखिर उनकी मनोवृत्ति क्या थी, पीड़ा क्या थी, पीड़ा क्या थी? कि इसका मतलब है कि उससे बड़ा जंगल राज को उन्होंने देखा होगा। उनको लगा कि पहले का जो जंगल राज था उसके बदले ही छोटा जंगल राज है, ग्रेटर इविल एंड लेसर इविल। तो बिहार की राजनीति में ग्रेटर इविल को उन्होंने देखा था, तो उनको लगा लालू लेसर इविल है, लेसर इविल है। कास्टिज्म है, तो बिहार में तो कास्टिज्म आज़ादी के बाद से ही शुरू हुआ, जाति की राजनीति। आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं, तो आप क्या कहते हैं, सभ्य ढंग से मुझे पीस रहे थे। मैं थोड़ा जवान हूँ, गरम हूँ, रुखड़ा हूँ, मुझे आपको पीसने का समय आया तो मैंने आपको चक्की में पीस दिया, लेकिन आपने भी मुझे पीसा था, अब मैंने भी आपको पीसा। जाति के आधार पर बड़ी जाति के लोगों ने भी राजनीति की चक्की में पिछड़े और दलित को पीसा था, इस बात को याद रखें वो। लालू का राज आया तो प्रतिशोध की ज्वाला में ये पिछड़े दलित में कुछ लोग निकले, तो जिन लोगों ने किया था उसके बदले उनके बच्चे को वो भी बेरहमी से पीसने लगे कि नहीं, इसके पूर्वज ने ऐसा किया था इसलिए हम इनके बच्चे से बदला चुकाएंगे। ये क्रूरता है, क्रूरता है। इतिहास में भी को समझना चाहिए। किसी जमाने में कोई किसी ने हमारे ऊपर जुल्म किया तो उनके बच्चे से क्या अपराध है उसमें, उनके पूर्वज का बदला ले। इतिहास बदलना नहीं होगा बल्कि बदला चुकाना होगा। तो इतिहास में कभी बदला न चुकावे, इतिहास बदले, ढंग से गढ़े, नए ढंग से इतिहास लिखे। तो वही बात है बिहार में। अब इस द्वंद्व से भारतीय जनता पार्टी में ही इतनी ताकत है, नरेंद्र मोदी में इतनी ताकत है कि उस द्वंद्व से बिहार को भी वो निकाल दे सकते हैं, बशर्ते कि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी मानसिकता को बदले। वो अपने को जाति का प्रतिनिधि मत समझे, वो अपने को समाज का प्रतिनिधि समझे। आगरा भी समझे, ऊंची जाति का भी समझे कि हम समग्र समाज के नेता हैं। अब पिछड़े दलित के नेता भी समझे कि हम समग्र समाज के नेता हैं। हम जितना यादव के नेता हैं उतनी ही हम सभी जात के नेता हैं। ब्राह्मण के भी हैं, राजपूत के भी हैं, भूमिहार के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, मुसलमान के भी हैं। हमारा जन्म किसी जाति में हुआ वो तो भारत में होना ही है। यहाँ जो भी हम हैं, आप हैं, जो भी हैं, वो जन्मेगा तो किसी न किसी जात में जन्मेगा व्यवस्था के तहत। भगवान भी जन्मा तो किसी जात में जन्मा। राम भगवान हो गए लेकिन क्या कहलाते हैं, रघुवंशी। कृष्ण भगवान हो गए, क्या कहलाते हैं, कहने वाले यदुवंशी। तो इस देश में तो भगवान का भी अवमूल्यन कर देता है। एक तरफ भगवान कहता है जन जन कन कन में रमा हुआ राम है, और एक तरफ कहता है ये रघुवंशी है। महापुरुषों का भी अवमूल्यन होता है। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न बने, ये अति पिछड़ों को सम्मान मिला। चौधरी चरण सिंह भारत रत्न मिले, ये जाट को सम्मान मिला। साहब मेरे जैसे आदमी का कलेजा फटने लगता है। एक तरफ उनको इतनी महान बना करके भी
और उसको उस जाति के दलदल में धंसाते हैं हम बेईमान लोग, बेईमान लोग। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, देश में दुनिया में नाम है, और हम उनको जात के, वो जन्म के समय ओबीसी नहीं थे। बताइए साहब, किसी के जन्म पर भी प्रश्न चिन्ह जब खड़ा किया जाता है इस देश में, और तब भी ऐसे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले को भी लोग जय जयकार करने वाले हैं, तो भगवान बचाए, भगवान बचाए कि हमारा कितना स्तर। इसीलिए तो मैं कहूँगा, आपने अच्छा प्रश्न किया। बिहार है, मेरी नज़र में बिहार के ये जो 17 साल का खेल है, आया राम गया राम, उल्टा राम पुल्टा राम, खेल बदलता है, खिलाड़ी वही हैं और कप्तान वही हैं। आपने कहा कि बिहार में भाजपा संभव बदलाव लाने में सक्षम है, इसके लिए बशर्ते केंद्र में भी और बिहार में भी भाजपा की सरकार हो। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सत्ता या सरकार की स्वीकार्यता को अमूमन देश स्वीकार कर चुका है 2 चुनाव में, तीसरे चुनाव की परीक्षा है। लेकिन बिहार में आप किसे देखते हैं? अगर यंग लीडरशिप की बात करते हैं, बतौर अभिभावक बिहार में ऐसा कौन सा नेता आप देखते हैं, बीजेपी का युवा नेता, जो बिहार को एक सशक्त लीडरशिप दे सके, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विचार हैं, जो थॉट हैं, भाजपा के जो थॉट हैं, उसके आधार पर ऐसे चेहरों को आइडेंटिफाई कर? भाजपा वाले कभी सोचे थे कि नरेंद्र मोदी आएगा इतना दुनिया में नाम कमा देगा भाजपा का? सोचा था? मैं कहाँ का खोजूं, किसका नाम बताऊं? किसी का नाम बता दूंगा तो वहाँ 25 को मेरा दुश्मन हो जाएगा कि उसका नाम बता दिए, इसका मतलब हम उससे छोटे हैं। ये बात है। ये तो कहीं आपको लगता नहीं कि आपकी उम्र अगर 30 साल कम होती तो वो जो लीडरशिप है, जो विज़न है, जो आप बातें कर रहे हैं सर्व समाज की, तो वो इम्प्लीमेंटेशन करने का मौका आपको मिलता तो बिहार बाहर वाला राज्य बन जाता? तो ऐसा कहीं मलाल नहीं होता कि 30 साल अगर आप छोटे होते? हम जब 30 साल के थे तो जदवंशी होते हुए भी नेता हजाम के बेटा कर्पूरी ठाकुर को नहीं बनाए थे साहब। हम तो जात में भी ताकतवर थे, यादव एमएलए की भी संख्या ज़्यादा थी। राष्ट्रीय स्तर पर एक मरवाड़ी पिछड़ा मरवाड़ी लोहार के बेटा डॉक्टर लोहिया को नेता मान लेते। दृष्टि की बात है, दृष्टि की बात है। हम नेता को चुन रहे थे, जात में नहीं चुन रहे थे, समग्रता में चुनते थे। अगर आज भी मैं 30 वर्ष का होता तो बिहार में आज भी कोई कर्पूरी ठाकुर को मैं खोज लेता, मिल जाता। अच्छा, मैं कर्पूरी ठाकुर, आपने कहा दृष्टि की बात की और आपने लीडरशिप की खोजने की बात की। तेजस्वी यादव युवा चेहरा है राजद के। बात अगर हम करते हैं रामविलास पासवान के जो बेटे हैं उनकी, हम लोग बात करते हैं यंग लीडरशिप में, कन्हैया कुमार कांग्रेस का चेहरा बनते हुए दिखने की कोशिश कर रहे हैं। कन्हैया कुमार है यंग लीडरशिप में। बात करते हैं भाजपा में सम्राट चौधरी का कद बढ़ाया गया है, भाजपा में उप मुख्यमंत्री हैं। इस तरह से राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। तो कैसे देखते हैं कि इन तमाम चेहरों के बीच ऐसा कौन सा नेता है जो बिहार को आपकी दृष्टि से समग्र नेतृत्व दे सकता है, जिसमें लोहिया की छाप हो सकती है, कर्पूरी ठाकुर की छाप हो सकती है, या अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो आपको लगता है कि वो जो लीडरशिप या जो नेतृत्व या जो प्रशासन लालू यादव ने दिया उससे अलग तेजस्वी यादव में क्षमता है कि वो दे सकते हैं? मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं व्यक्तियों की तुलना नहीं करता हूँ। और दूसरी बात, आपने कहा कि भाजपा ने सम्राट चौधरी को बनाया। कोई नेता किसी के बनाने से नहीं बनता है। नेता बनने वाले के अंदर अपने वो स्वयं प्रकाशित होता है, स्वतः प्रकाशित। आज जो नेता जब किसी जात की बात करे, अपने को किसी जात का प्रतिनिधि बना ले, तो वो नेता कभी समाज का और राष्ट्र का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। मेरी पहली शर्त है। इसलिए इस कसौटी पर बिहार वाले को भी
जो नेता लोग हैं मंच पर क्या क्या बोलते हैं उसमें से कसिए। तो आप कैसे देखते हैं, अब लोकसभा चुनाव पास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की कितनी संभावनाएं आप देखते हैं, और तीसरा कार्यकाल कितना भव्य होगा, किस तरीके का होगा, क्या संभावनाएं तीसरे कार्यकाल में देखते हैं कि देश को क्या मिलेगा, देश की आम जनता को तीसरे कार्यकाल में क्या सौगात मिलेगी? देखिए, नरेंद्र मोदी के नाम पर प्रदेशों में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दे देता है, लेकिन प्रदेश में भाजपा को उतना वोट नहीं आता जितना नरेंद्र मोदी के नाम पर आता है। एक कारण खोजना चाहिए। बिहार में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दे देता है पार्लियामेंट में, वही वोटर विधानसभा के चुनाव में वोट नहीं देता है भाजपा को। क्यों नहीं देता है? तो उस आदमी से न पूछे जा करके कि भाई आप क्यों नहीं देते हो। इसलिए कि राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के विचार में, नरेंद्र मोदी की ईमानदारी में, नरेंद्र मोदी के दृष्टि में, नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के प्रति उसको विश्वास है कि ये आदमी समग्र समाज का है, राष्ट्र का है। और हमारे ही बिहार में ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है लोगों को। क्यों नहीं दिखाई पड़ता है तो सो लोग जाने और नेता जाने। जब खुद नेता मंच पर खड़ा होके अपने को कोई कहता है माई का, बाप का, कोई कहता है लव कुश का, कोई कहता है परशुराम वंशी का, कोई कहता है जुद्धवंशी का, कोई कहता है व्यास वंशी का, अपने अपने को जब स्वयं वो एक जाति विशेष की एक खीमा का नेता प्रस्तुत कर रहा है तो उसको क्यों मान लेगा लोग? क्यों मान लेगा सब समाज? पहले वो नेता अपने को कृष्ण का जो महाभारत में विराट स्वरूप है वो दिखावे ना। नहीं तो कैसे जातिगत जनगणना की जब बात होगी तो सर्व समाज की बात कैसे होगी? फिर देखिए, जाति जनगणना अलग है, मैं नेता की बात कर रहा हूँ। नहीं तो जातिगत जनगणना जब होगी, जातियों में जनता बढ़ जाएगी तो नेता भी तो जातियों से निकलेंगे, फिर सर्व समाज की परिकल्पना कैसे संभव? कर्पूरी ठाकुर कैसे निकले? नरेंद्र मोदी कैसे निकले? अटल बिहारी वाजपेयी कैसे निकले? चौधरी चरण सिंह कैसे निकले? कैसे निकले? चौधरी चरण सिंह केवल जाट के बल पर इतने बड़े नेता बने। उनके जाट से भी ज़्यादा पिछड़े और खास करके यादवों ने, हिंदुस्तान भर के यादवों ने उनको अपना नेता माना। हरियाणा में थोड़ा कम, हरियाणा में कम बहुत, लेकिन बाकी देश भर के यादवों ने चरण सिंह को अपना नेता माना, पिछड़ों ने माना। क्यों माना? वो तो जाट थे। ये मत कहिए जाति है। लोहिया तो लोहार थे, मरवाड़ी, फिर इतने बड़े महान नेता कैसे बने? आज भी भाजपा के लोग भी जब लोहिया का नाम लेते हैं, अब ये योगी आदित्यनाथ एक दिन पहले लखनऊ में कोई प्रधानमंत्री भी थे, कहीं हुआ है कार्यक्रम, उसमें उन्होंने कहा कि भाजपा ने जेपी लोहिया के सपनों को साकार किया। आप क्या समझते हैं? जेपी या लोहिया के सपनों को भाजपा ने साकार किया, यह मामूली परिवर्तन है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। इन बातों के तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। बिहार में जो भी नेता हैं उनको मैं कहता कोई नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हो सकते हैं, विश्व पुरुष हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी बिहार में समग्र समाज के नेता नहीं बन पाए। अगर बने होते तो अकेले एक उनके नाम पर बहुमत आता, या जितना उनको मिला हुआ था उसका आधा नहीं हो जाते। इसका मतलब वो समग्र समाज के नेता नहीं बन पाए। लालू प्रसाद समग्र समाज के नेता नहीं बन पाए।
भाजपा के अंदर भी जो जिनको जिम्मेदारी मिली वो समग्र समाज के नेता नहीं बन पाए। बस वो आपस में उलझते रहे, एक दूसरे को गाली देते रहे, एक दूसरे को छोटा करने में लगे रहे। अगर भाजपा में कोई ऐसा समग्र समाज का या किसी पार्टी में नहीं बन पाया तो इस पर संपूर्ण बिहार के लोगों को चिंतन करना चाहिए, संपूर्ण राष्ट्रीय दलों को चिंतन करना चाहिए। है आपने नाम लिया तेजस्वी यादव का, रामविलास जी के लड़का का, उसका तो जो नेता अपने ही परिवार और जाति के दलदल में धंसा रहेगा, वो कोई अखाड़ा पर युद्ध लड़ सकता है क्या दलदल में धंसा हुआ? नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और तेजस्वी कह रहा है पहले माई था अब बाप भी हो गया। चिराग है और उनका चच्चा है, दोनों में झगड़ा है कि अपने जात का कौन नेता है। हरियाणा में है वैसी है, कहीं जाइए जो जातवादी परिवारवादी है इसके झट। बिहार में सूर्योदय होने वाला है। नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं उसको सुधारने का। राज्यसभा में जो बना है, अब विधान परिषद के चुनाव में कौन लोग आते हैं, राज्यसभा में जो दो चेहरा को लाया है, कौन अननोन को, उसमें एक महिला आई है, उसके ससुर चचेरा ससुर 1950 में मेरे साथ शाखा जाते थे। डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता के चचेरा ससुर जगदीश साहब 1950 में 8वीं क्लास में पढ़ते थे मेरे साथ, तब एक शाखा में जाते थे। अब 1950 से जिस परिवार की यात्रा है, आखिर उसी परिवार के एक साधारण परिवार के, बनिया परिवार के साधारण परिवार को राज्यसभा में मिला न, जो वो कोशिश करती थी विधान परिषद में मिल जाए, कहीं चुनाव लड़ ले। तो ऐसी ही है, परिवर्तन आ रहा है। जी, बिहार में सूर्योदय की संभावनाओं के इतर आप राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, ये सवाल मैं दोबारा से ले रहा हूँ। तो कैसे आप देखते हैं कि जो तीसरा कार्यकाल होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कितनी संभावनाएं उसकी हैं, और संभावनाओं पर अगर मोहर लगती है तो उस संभावनाओं में आप कैसे देखते हैं कि कितना भव्य होगा, क्या चुनौतियां होंगी, क्या जिम्मेदारियां होंगी, और देश को तीसरे कार्यकाल में क्या सौगातें मिल सकती हैं? चलिए, हजारों वर्षों से ये देश समस्या ग्रसित है, और खास करके कांग्रेस के राज में केवल एक समस्या को सुलझाने के लिए कई समस्या खड़ा कर दी गई। सर में दर्द था तो पैर में और पेट में भी दर्द पैदा कर दिया गया कि वहाँ से ध्यान बट जाए, समस्या सुलझाया नहीं। ये जो आंदोलन सब हो रहा है बॉर्डर पर, ये सब उसी का देन है। तो इतनी जो देश के अंदर समस्या है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सीमा की समस्या, विदेश नीति, ये सबकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास हो रहा है, और नरेंद्र मोदी धीरे धीरे उसकी ओर सुलझाने में लगे हुए हैं। एक बार ही नहीं सुलझेगा, लेकिन क्रमबद्ध उसको सुलझाने में लगे हुए हैं। और तीसरे टर्म में मुझको लगता है कि जो सुलझाने का क्रम है या परिवर्तन की जो धारा है, उस धारा में तीव्रता आएगी, गतिशीलता, जिसको कहते हैं नरेंद्र मोदी गति शक्ति। तो तीसरे टर्म में ये जो धारा है परिवर्तन की, इस धारा में बहुत ही तीव्रता आएगी, बहुत तेज तीव्रता, बहुत तेज। और जितने भी अवरोधक तत्व हैं, अवरोधक तत्व
उस धारा के तेज प्रवाह में विलीन हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, सबको उस बजा के महासागर में विलीन हो जाएंगे। भारत 60%, 70%, 75% तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत, जिसको कहिए रोग मुक्त होकर के कंचन काया को प्राप्त करने की ओर बढ़ जाएगा भारत। जी, हमारे साथ हुकुमदेव नारायण जी थे, जिन्होंने बिहार की राजनीति के साथ ही केंद्र की राजनीति पर भी आप बात रखी। बिहार में नए सूर्योदय की संभावना उन्होंने जताई, और तो वहीं केंद्र में प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल पर भी मोहर लगाई, और जिसमें बिहार के सूर्योदय की संभावनाओं के साथ ही देश के आभा में एक नए बदलाव की बात भी उन्होंने की। हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने महत्वपूर्ण बातें की। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।